दोस्तों, एक सवाल जो व्यूअर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दहेज के झूठे मुकदमे से कैसे बचा जाए। हाँ दोस्तों, 498A आईपीसी के झूठे केसेस से क्या बचने का कोई उपाय है, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। निश्चित रूप से दोस्तों, दहेज के मुकदमों का बाकी मुकदमों की तरह ही मिसयूज होता है। जिस तरीके से चाहे वो एनडीपीएस के केसेस हों, चाहे आर्म्स एक्ट के केसेस हों, पुलिस ज़्यादातर जो लोगों के ऊपर चरस लगाती है, गांजा भांग लगाती है, चाकू कट्टा लगाती है, ये केसेस ज़्यादातर परसेंटेज में झूठे होते हैं। उसी तरीके से डाउरी के केसेस का भी मिसयूज होता है। अब चूंकि डाउरी के मामले में पूरी फैमिली इम्प्लीकेट कर दी जाती है, पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है, यहाँ तक कि हस्बैंड के रिलेटिव्स को भी कई बार फंसा दिया जाता है। उन बहनों को जिनकी शादी हो गई है, उन बहनों के हस्बैंड्स को, सबको फंसा दिया जाता है। इस वजह से दहेज के झूठे मुकदमों की चर्चा ज़्यादा होती है, बाकी मुकदमों की चर्चा कम होती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि 498A के केसेस का जो कन्विक्शन का जो रेट है वो 100 में से मात्र लगभग 20 मामलों में ही कन्विक्शन होता है। 80% मामले में जो अभियुक्त होते हैं वो निर्दोष बरी हो जाते हैं। अब बरी होने का मतलब यह भी नहीं होता है कि वो सारे केसेस फाल्स थे। बरी होने के पीछे ट्रायल के दौरान कई चीज़ें होती हैं जिनको कि साबित करना होता है, वो किसी वजह से साबित नहीं हो पाती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि वो सारे फाल्स थे, जेन्युइन नहीं थे। तो एक तरफ दोस्तों जहां डाउरी के केसेस का मिसयूज होता है, वहीं दूसरी तरफ आंकड़े यह भी बताते हैं कि डाउरी की घटनाएं भी होती हैं, जेन्युइन घटनाएं भी होती हैं। आज के वीडियो में साथियों, मैं यही बात करने जा रहा हूं कि क्या 498 के झूठे केसेस को लगाने से रोका जा सकता है? क्या दहेज के मुकदमों, झूठे मुकदमों से बचने का कोई रास्ता है? इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं भारत के एक बहुत ही बहुचर्चित झूठे दहेज के मुकदमे के बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, ये एक 21 वर्षीय लड़की थी, निशा शर्मा। यह एक ऐसा केस था जिसकी न सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा की गई थी। निशा शर्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की छात्रा थी और एक मुनीस दलाल जो 25 वर्षीय युवक था और इंजीनियर था और एक इंजीनियर कॉलेज में प्रवक्ता था। अखबार में विज्ञापन दिया जाता है लड़की की तरफ से शादी का। विज्ञापन के बाद दोनों परिवारों में मुलाकात होती है, बातचीत होती है और रिश्ता आगे बढ़ता है। अंततोगत्वा निशा शर्मा और मुनीस दलाल का शादी का रिश्ता तय कर दिया जाता है और शादी की तारीख निश्चित की जाती है 11 मार्च 2003। चूँकि लड़की का परिवार नोएडा में रहता था, अच्छा खासा परिवार था, इसलिए शादी नोएडा से ही होती है। शादी वाले दिन लड़की की तरफ से एक फ़ोन किया जाता है कि मेरे ससुराल वाले यहाँ आकर हंगामा कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं। और यह घटना बताई जाती है कि जैसे ही बारात आई थी और बारात का स्वागत किया जा रहा था कि दूल्हा मुनीस दलाल की मां के द्वारा 7 करोड़ 12 लाख रुपए, लगभग 25,000 अमेरिकी डॉलर नगद और एक मारुति कार की डाउरी में डिमांड की जाती है। और इस कार को लेकर के दोनों परिवारों के बीच तू मैं शुरू हो जाती है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है, गाली गलौज और हाथापाई होने लगती है। यह एक तहरीर दी जाती है निशा शर्मा के परिवार के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ मुनीस दलाल के परिवार का ये कहना था कि एक कोई दूसरा लड़का था, नवीनतम राय, वो आके शादी के स्थल पे लड़की के घर पे हंगामा करता है और यह कहता है कि निशा शर्मा मुझसे पहले ही शादी कर चुकी है, इसलिए इसकी शादी नहीं हो सकती है। इस तरीके से दोनों परिवारों के अपने अलग अलग अपना वर्जन होता है, न्यायालय में अपनी अलग अलग बात कहते हैं। ये मुकदमा चलता है और मुकदमा 2003 से लेकर के 9 साल तक चलता है। 29 फरवरी 2012 को इस पूरे परिवार को दोषमुक्त कर दिया जाता है अदालत के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बता दूँ, मुनीस दलाल और उसके परिवार, उसकी माँ वगैरह सबकी गिरफ्तारी हो जाती है और दासना जेल में इन लोगों के ऊपर हमला भी किया जाता है और लालची, दहेज के लालची जैसे तमाम अपशब्दों का भी करते हुए अपमानित भी किया जाता है। दोस्तों, तो यह एक केस था जो भारत के इतिहास में कहा जाता है
कि एक झूठे दहेज का सबसे बड़ा केस था जिसमें शादी भी नहीं हुई थी और अपने भावी दूल्हे और उसके परिवार को जेल भेज दिया गया था दहेज का एलिगेशन लगा के। अब साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि क्या दहेज के मुकदमे से, झूठे मुकदमों से बचने का कोई रास्ता है। दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है डाउरी के केसेस में, तो पुलिस दबाव बनाना शुरू कर देती है और अरेस्टिंग के डर से पूरा परिवार डर जाता है, भयभीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार को जो स्टैंड लेना चाहिए, ये मैं सिर्फ दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सारे फाल्स केसेस में इस बात को अप्लाई किया जा सकता है। तो लड़के के परिवार को जो स्टैंड लेना चाहिए, मजबूती के साथ अपनी बात कहनी चाहिए, वो नहीं कह पाता है। जैसे ही आपके खिलाफ किसी भी तरीके की एप्लीकेशन दहेज की दी जाती है, तो वैसे तो 2018 में जो अर्नेस का केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब सीधे डाउरी के केसेस में गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी जिन केसेस में 7 साल से कम की सज़ा है उनमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर ज़रूरत है तभी गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तार पुलिस कर नहीं सकती। आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई या एफआईआर दर्ज कर ली गई, तो आप अपनी सारी बातें लिखते हुए पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स से मिलना शुरू कर दें, रजिस्टर्ड डाक से अपनी एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर दें, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने परिवार वालों का, आसपास के दोस्तों का, मोहल्ले के अगल बगल आमने सामने के लोगों के एफिडेविट्स में स्टेटमेंट देना शुरू कर दें और मजबूती के साथ अपनी बात रखें कि यह पूरा फॉल्स केस है, हमने कभी भी किसी भी तरीके की डाउरी की डिमांड नहीं की और ना ही टॉर्चर किया। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ आप उन एप्लीकेशंस और एफिडेविट्स के साथ उन सारे सबूतों को भी लगा सकते हैं शादी के बाद जैसा जैसा व्यवहार आपका उस लड़की के साथ रहा है। हस्बैंड वाइफ कहीं पे घूमने गए हैं, कहीं ट्रिप पे गए हैं, हनीमून ट्रिप पे गए हैं, रेस्टोरेंट गए हैं, मूवी गए हैं, कहीं भी गए हैं, लड़की के लिए जो भी चीज़ें खरीदी गई हैं हस्बैंड के द्वारा, इन सारी चीज़ों के प्रूफ को आपको संभाल के रखना होगा, इन सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। यह सिर्फ इसलिए, यह साबित करने के लिए कि आप और आपकी पत्नी और बहू के बीच में एक अच्छा खासा रिश्ता था, लव एंड अफेक्शन का रिश्ता था और मान सम्मान के साथ उसको रखा जाता था। दूसरा, आप अपने परिवार के जो आपका फैमिली स्टेटस है, जो फाइनेंशियल स्थिति है, उससे संबंधित सबूतों को भी आप एप्लीकेशंस और एफिडेविट्स के साथ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को दे सकते हैं, यह साबित करने के लिए कि हमारा खुद का फाइनेंशियल स्टेटस इस लेवल का है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि हम डाउरी की मांग करें। दूसरा, आप अपनी वाइफ के परिवार वालों के खिलाफ जिसने कि एफआईआर लिखाई है, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि झूठी एफआईआर, इसकी जांच की जाए और उनके खिलाफ 182 चलाया जाए। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो मामले की फेयर एंड प्रॉपर जांच नहीं करता। फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप सिर्फ लोअर कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप रिट दाखिल कर सकते हैं कि इसके फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस तरीके से अपनी तमाम बातों को आप कहते हुए यह कोशिश कर सकते हैं कि मामले का फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जब तक जो एलिगेशंस एफआईआर में लगाए गए हैं उनसे रिलेटेड, उनके सपोर्ट में कोई ठोस एविडेंस ना हो, तब तक मामले में चार्जशीट फाइल ना की जाए, उसको 169 की रिपोर्ट लगा दिया जाए। 169 की रिपोर्ट होती है दोस्तों जिसको एफआर बोलते हैं, जो सबूतों की कमी पे लग जाती है। इस तरीके से आप तमाम ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़्यादातर जो डाउरी हरेसमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, मैं पिछले 22-23 साल से प्रैक्टिस में हूँ, मैं देख रहा हूँ, उसमें लड़की के परिवार के द्वारा ये जरूर कहा जाता है कि हमने फला चीज़ें दहेज में दी थीं। दहेज अगर मांगना और लेना क्राइम है तो दहेज देना भी क्राइम है। ऐसी स्थिति में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3/4 के तहत आप लड़की और उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट में सीधा कंप्लेन केस कर सकते हैं। कंप्लेन केस क्या होता है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारी बातें कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजबूती के साथ आपको अपनी बात कहनी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर जेन्युइनली आपके द्वारा इस तरीके का काम किया गया है तो कहीं ना कहीं इसको सफ़र करना पड़ेगा, इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल।